आदत है। अगर वो भ्रमित के साथ होता है तो भ्रमित अवस्था में जीता रहता है, और अगर जागृत के साथ होता है तो वैसे ही जीता है। पशु के शरीर को चलाता है तो पशु के साथ वैसे। तो जो आया के बीच के स्थिति में वो कहाँ रहता है, तो उसको हमने ऐसे जाना नहीं कि वो फिर अपने फिर आत्मा के साथ तद्रूप कर तदाकार हो जाता है। तो क्या ऐसा ठीक है? इसको ऐसे बैठाना चाहिए मेरे हिसाब से कि जीवन में तदाकार तद्रूप होने का गुण है ना, और वो अपनी स्थिति के अनुसार तदाकार तद्रूप होता है। जीव शरीर को चलाने वाला जो जीवन है वो उस वंश के अनुरूप तदाकार हो जाता है और उस वंश का के अनुसार शरीर को चलाता है। मानव शरीर को चलाने वाला जो जीवन है मानव शरीर को के साथ तदाकार हो जाता है। जब किसी शरीर को जीवन स्वीकारता है तो उसमें ये प्राकृतिक विधि से ये स्वीकृति बनती है कि ये मेरा है और ये मैं जब तक इसकी सांस चलेगी इसको चलाऊंगा, या फिर यही मैं हूं। तदाकार होने के साथ उस शरीर के साथ भी तद्रूप हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसकी अगर जागृति की स्थिति वैसी ही है या फिर उसकी स्थिति वैसी है तो वो शरीर के साथ ही तदाकार हो जाता है, शरीर के साथ ही तद्रूप हो जाता है कि यही मैं हूं। मैं और मेरा को लेके वो कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, जीवन ही, हाँ जीवन ही कंफ्यूज होगा। हाँ, है ना। तो अब ये जागृत जीवन कंफ्यूज नहीं होता है। हाँ, हाँ भ्रमित ही बोला था, है ना। तो जो भ्रमित जीवन है वो शुरुआत तो ऐसे ही कर रहा है कि अपने आप को के साथ शरीर के साथ तदाकार हो जा रहा है, पर उसका जो शरीर से अधिक कुछ हूं इस बात को लेके जो उसका पूर्व संस्कार बना है उस आधार पर वो कुछ आगे बढ़ जाता है। हाँ। ऐसा इसको देख सकते हैं। नहीं, वो जो लास्ट लाइन थी ना कि वो फिर रहता कहाँ है पीछे, यानी इस शरीर छोड़ने से पहले और शरीर छोड़ने के बाद जीवन कहाँ रहता है। अब देखो, एक कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी एक अलग प्लेनेट के ऊपर चले जाते हो और फिर उसके बाद में आते हो, है ना। ये सोचते हैं कि किसी स्थान पर ही रहता होगा, है ना। सभी एक ही स्थान पर रहते होंगे ऐसा भी कल्पना नहीं बनती है ना। ये रहता ही होगा। क्या वो किसी पेड़ के ऊपर रहते होंगे या फिर किसी घर में रहते होंगे या किसी लोक में रहते होंगे, ऐसा कुछ खास मतलब नहीं बनेगा उसका। नहीं, जैसे आत्मा के साथ तदाकार होता है तो वो तद्रूप हो जाता है, तो वैसे ही आत्मा के साथ ही हाँ, उसके इतना बीच में है रहता कि है। उसकी विचरण क्षमता को लेकर बाबा जी ने कुछ लिखा है। हाँ जी, है ना। तो इस तरह से लिखा है कि उसकी जागृति को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर उसकी कुछ विचरण क्षमता हो जाती है। हाँ जी। तो दिव्य जीवन जो है वो अनंत ब्रह्मांड सर्वदेश सर्वकाल में विचर सकते हैं। हाँ जी, है ना। देव जीवन जो है एक ब्रह्मांड में विचर सकते हैं और जो मानव जो है वो धरती के साथ में बेसिकली विचर सकते हैं, और जो उससे कम है उनका उसी स्थान के साथ चिपकाव होगा, है ना। जिस स्थान पे है उन
उन्हीं लोगों के साथ चिपकाव होगा, उसी तरीके की प्रवृत्ति वालों के साथ चिपकाव होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उस तरीके का कुछ अनुमान बनता है, या सूचना भी वैसी उसी समर्थन में हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ऐसा इसको अपन बैठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर अपन बुक के साथ को एक बार देख लेते हैं, है ना। भैया ये पूछ रहे थे कि ये जो जीवन शरीर से मुक्त हो जाते हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं कि एसोसिएशन में रहते हैं और जीवन के साथ में? देखिए, अकेला तो कुछ भी नहीं है, हाँ। है ना। अकेले का तो कोई अस्तित्व है नहीं, है ना। अब वो वहाँ पे क्या पार्टी है या फिर किस तरीके का कुछ कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ ज्यादा मतलब बनेगा नहीं, है ना। तो इतना ही अपन कह सकते हैं कि जीवन जो है शरीर के साथ भी रहता है और शरीर के बाद भी रहता है ना। और जीवन की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन जीते जी ही होता है। तो जीवन का जो प्रमाण है वो शरीर के साथ ही होता है। इसलिए जीवन का अध्ययन जो है मानव के संदर्भ में करना ज्यादा उचित है। जीवन का अध्ययन मानव के संदर्भ में करना ज्यादा उचित है। तो जीवन ज्ञान जो है वो मानव के संदर्भ से करना से वो बैठता है, क्योंकि उसको आप फिर वेरीफाई कर सकते हो जीने में। अब भ्रमित मानव का कंटेंट पहले से ही आता है कि यही डेवलप होता है? अपन बात की है कि कुछ सुसंस्कार और कुसंस्कार के रूप में वो उसका कुछ प्रारब्ध रहता है ना। वो प्रारब्ध ही उसका पूर्व संस्कार कह सकते हैं। एक ये जो देव पद रहता है जो एक ब्रह्मांड में विचर सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि देवगति उपलब्ध है। देव गति, देखिए कोई मतलब आसमान में कोई चेयर तो है नहीं, प्लेस नहीं है, लेकिन वो होते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में रहते हैं, ऐसा स्वीकार होता ही है। हाँ, अगर आप उसको प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो हाँ इस बात का देवपद चक्र तो है ना। तो वो एक स्टेटस है। मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि जैसे मानव है, मानव के रहने योग्य अभी ये धरती है, हाँ, उस पे अवस्थाओं का प्रकटन है और जागृति है, जागृति क्रम भी है। इसी तरीके से जो देवगति है, देवगति दैट मीन्स कि जहाँ देव पद चक्र है वहाँ उनके रहने और उपलब्ध होने को स्वीकारा जा सकता है। इसको रहस्य में मत ले जाइए भैया, सामान्य रूप में इसको स्वीकार सकते हैं कि हम जीवन जो है उसकी अनुभव संपन्नता के बाद वो देवपद चक्र में होता है। देवपद चक्र में वो ऐष्णाओं के साथ में जीता है जब वो मानव स्वरूप में होता है ना। और जब वो शरीर से भिन्न स्थिति, शरीर को छोड़े हुए स्थिति में होता है, तब जीवन स्वरूप में बना होता है। उस समय उसका प्रेरणा जो है वो बना ही रहता है ना। अब वो कहाँ पर रहते हैं, क्या कर, मंदिरों में रहते हैं, मस्जिदों में रहते हैं, गुरुद्वारे में रहते हैं, है ना। उनका पोजीशन, फिजिकल लोकेशन कहाँ है, ये इस बिहाफ से पूछा गया था कि जब आपने बोला कि एक ब्रह्मांड में विचरण करने की क्षमता होती है। हाँ, ऐसा कुछ सूचना है। हाँ, तो उस आधार पे ये प्रश्न बना था। हाँ, हाँ, ऐसा मतलब नहीं कि मंदिरों में या किसी धार्मिक प्लेस या कोई स्थान होता है वहाँ पे उनका हो भी सकता है ना। तो देखिए, आदमी ने अपने आस्था के केंद्र बनाए हैं, आस्था के केंद्र शुभ के अर्थ में बनाए हैं, है ना।
तो आदमी आस्था के आधार पर मानव जाति में शुभ की कामना जिंदा रही है ना? उसी क्रम में जागृति का ये प्रस्ताव आया है। तो ऐसे जीवन इन स्थानों पर भी हो तो इसको करके क्या शंका करनी है ना? तो अध्याय 5 में अपन कोई अगर सूत्र क्लियर ना हो तो उस पर कुछ बात कर सकते हैं। एक शब्द आया है उभय विकृति। हाँ, उभय विकृति, विकृति मतलब ह्रास, दोनों का ह्रास। जैसे हम किसी बुरी प्रवृत्ति वाले के साथ में उठना बैठना है तो उसका प्रभाव अपन स्वीकार लेते हैं, वो भी अपने को उन सब कामों में लगाते हैं, चलो ताश खेलते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ये कर, उस तरीके की बात हो ही सकती है। तो उसमें दोनों का ही एक प्रकार से ह्रास होता है। भैया पेज 45 पे ना दो शब्द यूज हुए थे, विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक। तो अगर इसको एक बार दोनों के डिफरेंस को क्लैरिफाई कर दें। देखिए, विवेक स्थली है बुद्धि और विज्ञान स्थली है चित्त, वृत्ति और मन, है ना? मुख्यतः इसमें वृत्ति है, जहां पे तर्क और क्रम की पहचान हो रही। विवेक में लक्ष्य की पहचान हो रही है। लक्ष्य की पहचान के साथ जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, ये स्वीकार हो रहा है। तो अगर जीवन अमर है, अगर शरीर नश्वर है, तो मुझको कैसा जीना है, मानव को कैसा जीना है, ये विवेक का स्वरूप है। ये विवेक है एक्चुअली विजडम, है ना? विज्ञान का मतलब है अब इसको करना कैसे है, अगर ये लक्ष्य है तो उसका क्रम क्या होगा, है ना? तो उसका लक्ष्य क्या होगा और उसका कार्य, उस लक्ष्य के लिए कार्यक्रम क्या होगा। तो लक्ष्य बन गया विवेक के आधार पर इच्छा में, है ना? उसका एक चित्रण बन गया। तो अनुभव मूलक विधि से एक चित्रण बन गया, उसको बोला लक्ष्य, विवेक के अनुसार लक्ष्य का चित्रण। अब विज्ञान जो है वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्लेषण कर रहा है, क्रम को कर रहा है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, कौन क्या आगे होगा, क्या पीछे होगा, किस तरह से होगा, है ना? कब होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी होगा या बाद में होगा, है ना? ये विज्ञान है। तो ये हुआ विवेक सम्मत विज्ञान, है ना? देखिए, मूलतः विवेक सम्मत विज्ञान ही होता है ना? विज्ञान ऐसा हो जाए वो विवेक की सम्मति उसको मिलती ही है ना? इस तरह से ये ज्ञान और विवेक और विज्ञान का टैली हो रहा है। और भैया उसके बाद लेकिन विज्ञान सम्मत विवेक भी है। हाँ, तो जैसे वो हम क्या? बच्चा जो है उसको वो पहले आप अनुसरण अनुकरण करके एक जीने का ही उसका भाषा, तर्क, ये सब के रूप में सेट हो रहा है। तो ये विज्ञान उसका पहले हो रहा है, अब ये विज्ञान के साथ में वो अपने विवेक से जुड़ रहा है। तो ये दोनों साइड से उसको चेक बैलेंस कर दिया है ना? ऐसे उसको देख सकते हैं। भैया एक 52 पेज पे लाइन है, आत्मा की प्रेरणा से संपन्न संकल्प, इच्छा, विचार और आशा स्वसापेक्ष है, स्फुरन है। स्वसापेक्ष मतलब लास्ट डॉट। हाँ, आत्मा की प्रेरणा से संपन्न संकल्प, इच्छा, विचार
और आशा स्वसापेक्ष है, स्फुरन है। तो जो अनुभव मूलक होता है वो स्व और हेलो हेलो तो स्व सापेक्ष का मतलब होता है व्यापकता में अनुभव के आधार पर, आत्मा के आधार पर होता है। पर होता है शरीर जो है जीवन के लिए पर है ना। तो पर सापेक्ष मतलब शरीर या उससे आने वाली सूचनाओं के आधार पर जो हो रहा है उसको हम कह रहे हैं पर सापेक्ष। एक जगह स्व पर सापेक्ष भी था, मतलब स्वयं के लिए स्व सापेक्ष भी है। बताइएगा उसको, वहां पर क्या कर्म संदर्भ। दर्शन बुक में पढ़ा था मैंने। हाँ, उसको अपन वहां देखेंगे, है ना। स्व सापेक्ष का मतलब अपने रेफरेंस से, है ना। पर सापेक्ष मतलब दूसरों के अनुसार। शरीर जीवन के लिए शरीर दूसरा है, पर है, पराया है या उसका साधन है। इसको ऐसे ले सकते हैं कि जीवन स्वयं को स्व मान रहा है और बाकी सभी जीवन के अतिरिक्त, इन 5 क्रियाओं के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो पर है, व्यापकता को छोड़ के। तो शरीर के माध्यम से दूसरा है, ऐसा मान सकते हैं। नहीं, उससे ऐसा भाषा जाता है कि यही मैं हूं, ये मेरा है, इसके बाहर सब पराया है, ऐसा भाष नहीं है। हम बात कर रहे थे मैं और मेरा की जो डेफिनेशन है वो सोपानवत स्पष्ट हो रही है ना। जब उसको जीवन के स्तर पर देख रहे हैं तो मैं आत्मा है और मेरा बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है। जब इसको मानव के संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं जीवन है और मेरा शरीर है ना, ये मेरा साधन है। जब इसको परिवार के रूप में देख रहे हैं तो ये पूरा परिवार अब एक सिंगल मैं है और परिवार का को जो स्वधन है वो मेरा है ना। तो इस तरीके से व्यवहारिकता का कुछ स्वरूप निकलता है। मतलब संदर्भ जिसमें है उससे व्यवहारिकता के साथ में मैं कहाँ हाँ, लगेगा, वहां ये पर मैं और मेरा। तभी अगर मान लो पूरी धरती के संदर्भ में देखेंगे तब पूरी मानव जाति को मैं कहेंगे और पूरी धरती को मेरा कहेंगे। तभी मानव जाति की इस धरती की जिम्मेदारी लेने की बात आएगी। मानव जाति की इस धरती की जिम्मेदारी लेने की बात आएगी। तभी उस बात का अर्थ निकलेगा कि धन समाज की संपत्ति है, क्योंकि धन जो है वो धरती के रूप में है। जब तक अखंड समाज नहीं होता है तब तक धन समाज की संपत्ति का अर्थ बनता नहीं है ना। तो स्वधन का स्वरूप हर सोपान के ऊपर स्पष्ट हो रहा है ना। भौतिकवाद ने प्राइवेट ओनरशिप की बात की है ना। आदर्शवाद ने प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं की, सर्वभूमि गोपाल की। यहां पर क्या कह रहे हैं, स्वधन जो है वो स्ट्रेटिफाइड रूप में, सोपानों के रूप में पहचान में आ रहा है। नहीं तो हम क्या है, परधन में प्रवेश कर जाएंगे। धन समाज की संपत्ति है के नाम पर। क्या ये बात कम्युनिकेट हो पा रही है? हम बोल दें कि धन समाज की संपत्ति है तो मैं आपके घर से भी ले आऊं,
बोलो भैया, समाज की है देव। कम्युनिज्म में भी तो ऐसा ही हुआ, ऐसा कोशिश किया गया कि जो सारा रिसोर्सेज हैं, सारे धन है, वो एक्चुअली समाज का है। उसी आधार पर समाजवाद की स्थापना करने की प्रयास किया। प्राइवेट ओनरशिप को नकारा गया, कैपिटलिज्म ने प्राइवेट ओनरशिप को स्वीकारा। है ना। साम्यवाद और पूंजीवाद, ये दोनों भौतिकवाद के ही दो धाराएं हैं, और हमारी अपनी शरीर यात्रा में हमने साम्यवाद को पराभवित होते हुए देखा है 90s में, जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ। अब पूरे विश्व में साम्यवाद या कम्युनिज्म कुछ एक जगहों पर बचा है, जैसे नॉर्थ कोरिया में, और कुछ जगहों पर जैसे कि क्यूबा में। चाइना में एक्चुअली साम्यवाद को कैपिटलिज्म के अंदर घुसा लिया है ना। तो वहां पे उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है। वहां पे मार्क्स की विचारधारा नहीं है। ठीक। तो ये हम थोड़ा दूर हो जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे। अभी हमारा कंसंट्रेटेड वाला फोकस है। भैया पेज नंबर 48 पर लास्ट सूत्र है, जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। तो भैया पेज नंबर के हिसाब से चलेंगे तो अच्छा है मेरे हिसाब से। डायरेक्ट जंप करने की जगह पे आप पेज नंबर पूछते जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर इसको जैसा मैंने स्वीकारा है उसको रख देता हूँ। जागृत मानव एवं मनोवेग के बराबर में उपलब्धि मानवीय परंपरा है। तो जागृत मानव एक प्रकार से संस्कार का बीज डालता है ना। जागृत मानव संस्कार का बीज डालता है। वो बीज जो है अन्य मानवों में पल्लवित पुष्पित होता है और फलित भी होता है। उससे मिलके ही मानवीय परंपरा बनती है। तो मनोवेग कैसे आता है? और मन उसके साथ में जुड़ जाते हैं, उनका वेग जुड़ जाता है। तो इसके लिए एक बार बाबा जी इस प्रकार से बात किए, होने पर संस्कार बन जाता है और प्रारब्ध बंट जाता है। भ्रमित रहते तक संस्कार बन नहीं पाता और प्रारब्ध बंट नहीं पाता। इसको थोड़ा सा खोलेंगे। जागृत होने पर संस्कार बन जाता है और प्रारब्ध बंट जाता है। बंट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जागृत होने पर संस्कार बन जाता है और प्रारब्ध बंट जाता है। और भ्रमित रहते तक संस्कार बन नहीं पाता और प्रारब्ध बंट नहीं पाता। इसका मतलब क्या हुआ? ने कहा कि जैसे मेरा संस्कार पूर्णता की स्थिति पाई मैंने, अब इसको लेकर आप लोगों ने इसको स्वीकार लिया, तो ये मेरा संस्कार बन गया। मैंने संस्कार का बीज डाल दिया। अब इसके साथ में मैंने जो भौतिकता को लेकर जो कुछ भी पाया है,
चाहे वो कृषि है, गोपालन है, और दवाई का काम है, ये सब जो भौतिकता को लेकर पाया है, इसको, ये जिम्मेदारी मैंने अपने परिवार के लोगों को दे दी। से अम्बा दीदी को वो सिखा दिया है ना, आयुर्वेद का काम करना। साधन भाई को ज्योतिष या कुछ सिखा दिया। खेती वेती का काम घर के बच्चों ने स्वीकार लिया, है ना। इस प्रकार से प्रारब्ध बंट गया और संस्कार दूसरों में स्थापित हो गया। तो आपने मेरे कार्यक्रम को स्वीकार लिया, मेरी समझ को स्वीकार लिया, तो मेरा संस्कार बन गया, है ना, परंपरा के रूप में संस्कार बन गया और मेरा प्रारब्ध जो है वो बट गया, मैं फ्री हो गया, है ना। भ्रमित रहते तक संस्कार बन नहीं पाता क्योंकि पूरा नहीं हुआ रहता है, और प्रारब्ध बंट नहीं पाता क्योंकि हम सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम कुछ इच्छाओं को लेकर ही समाप्त कर रहे हैं, कुछ प्रवृत्तियों को लेकर ही समाप्त कर रहे हैं शरीर यात्रा को। तो वो उसको आगे भोगना ही होता है, जिन प्रवृत्तियों को। ठीक। लेकिन अच्छी बात क्या है, कितनी भी प्रवृत्तियों के साथ में हो, हम जागृति की ओर एक कदम भी बढ़ाते हुए उन पूर्व प्रभावों को हम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसके लिए लिखा, जागृति की ओर मानव एक भी कदम बढ़ाता है तो पूरे श्राप ताप पाप से मुक्त हो जाता है। अगर जागृति की ओर कदम नहीं बढ़ाता है तो जो पुराना जो प्रभाव है प्रारब्ध का, वो अपने ऊपर बना ही रहता है, उन प्रवृत्तियों का, और उनके अनुसार अपन चलते ही रहते हैं और उसी के अनुसार ज्यादातर रिजल्ट्स आते रहते हैं। श्राप ताप पाप जो है वो एक्चुअली गलतियों का ही प्रभाव है। इसको एग्जैक्ट इन तीनों में डिस्टिंक्शन को शायद नहीं बता पाऊंगा, बट पाप मतलब कि कुछ गलत कर दिया, है ना, जो कि अस्तित्व विरोधी है। किसी ने किसी को जान से मार डाला, है ना। श्राप है कि आपने किसी के साथ कुछ किया, उसने आपको कुछ कहा कि तेरे साथ भी वो होगा, और वो आपके अंदर बेसिकली प्रभाव है कि मैंने कुछ गलत किया, उसने भी मेरे को कुछ बद्दुआएं दी हैं, है ना। तो उसका हमने कुछ जो प्रभाव स्वीकार किया है वो हम श्राप के रूप में समझ सकते हैं। ताप को हम अपने ही आवेश के रूप में देख सकते हैं। हमारे अंदर का कुछ रिजेंटमेंट, गुस्सा, विरोध, जिसमें हम झुलस रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ भ्रमित मानव चलता है। किसी की हम गालियां लेकर चल रहे हैं, कुछ अपने में विरोध लेकर चल रहे हैं, और कुछ हमने गलतियां करी हुई हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। है ना। तो ये जो है, इनको गिनने से कुछ भी फायदा नहीं। मैं आपके सामने अपने श्राप ताप पाप का वर्णन करूं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप मेरे सामने वो सब गिनाओ, उससे कुछ फायदा नहीं। मैं जो जागृति के अर्थ में जो बताया है उसके बारे में बताऊं तो उससे मेरा भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है। तो जब मैं उस अर्थ में
उस स्मरण के साथ या उस कृतज्ञता के साथ में अगर प्रस्तुत होता हूँ, तो मेरे ये जो श्राप ताप पाप की स्थितियां जो हैं वो पीछे हो जाती हैं, वो चीज ज्यादा आगे हो जाती है ना। मेरी लिमिटेशंस पीछे हो जाती हैं, वो चीज आगे हो जाती है। ऐसा कुछ है। जी भैया एक लाइन है यहाँ पे इसमें, भैया आपने बोला कि जागृति होने पे संस्कार बढ़ जाता है, बन जाता है और प्रारब्ध बंट जाता है। तो ये जो जागृत मानव प्रारब्ध को बांटते हैं, ये डेलिब्रेट एफर्ट होता है या ये डेलिब्रेट एफर्ट? तो इज इट बिकॉज कि वो जिस व्यक्ति के साथ अपना प्रारब्ध बांट रहे हैं उसकी भी विकास के लिए ये उपयोगी है? देखिए, प्रारब्ध वाला पक्ष भौतिक चीजों से जुड़ा है, स्किल से जुड़ा है, वो सब चीजों से जुड़ा है। आसपास जो भी हैं उनके साथ में कर देते हैं, है ना। बिल्कुल, मतलब समझ ही नहीं, उसके साथ में योजना, उसके साथ विचार, उसके साथ कार्यक्रम, ये सारा तो जो भी उन्होंने एक प्रकार से तीनों योजनाओं को स्थापित किया है ना, उसके लिए वो सोचा, उसी के क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीयकरण योजना, है ना, और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना, तो ये योजना हमने भी स्वीकार लिया, है ना। और उस लक्ष्य को भी स्वीकार लिया कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था लक्ष्य है ना, और हर मानव का समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व लक्ष्य है। और इसके अर्थ में जो समझ है वो सहअस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। ये सब हमने उसको स्वीकार लिया, जितना भी हमारी पात्रता थी उतना स्वीकार लिया, है ना। कलेक्टिव रूप में शायद पूरा स्वीकार लिया। हाँ, तो ये ऐसा ही है। तो इस प्रकार से संस्कार के बीज बनना जो है, ये अपने आप में एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। नमस्ते भैया, ये पेज नंबर 48 लास्ट बुलेट। हाँ भैया। हाँ, उसमें जो श्रम, गति एवं परिणाम परस्पर निम्नानुसार परिलक्षित है, गति एवं परिणाम के फलन में उपलब्धि श्रम है, श्रम एवं गति के फलन में उपलब्धि परिणाम है, और परिणाम एवं श्रम के फलन में उपलब्धि गति है। उसको जरा थोड़ा ठीक से समझना है। देखिए, सत्ता और प्रकृति के साथ साथ होने को नाम दिया सह अस्तित्व। तो सत्ता और प्रकृति, ये दो वास्तविकताएं हैं, ये साथ साथ हैं। इसी को बोला डूबे भीगे घिरे होना, इसका नाम दिया सह अस्तित्व। अब इस डूबे भीगे घिरे होने से क्या चीज डूबा भीगा गिरा है? पदार्थ। इसमें ऊर्जा संपन्नता है। ऊर्जा संपन्नता होने से उसमें बल संपन्नता है। अब ये बल संपन्नता किस रूप में है? साथ साथ होने के अर्थ में है। ये ब्लाइंड फोर्स नहीं। जैसे हम चुंबक को देखते हैं, ब्लाइंड फोर्स है, बस खट से चिपकता है ना। तो ये जो बल संपन्नता है, ये साथ साथ होने के अर्थ में है। इसी का नाम दिया श्रम। तो प्रकृति में साथ साथ होने की
प्रवृत्ति को नाम दिया श्रम, वही एक्चुअली बल संपन्नता है। बल संपन्नता के आधार पर प्रकृति में श्रम है। साथ साथ होने की प्रवृत्ति का नाम दिया श्रम। जो चीज प्रकृति और सत्ता के बीच में था उसको बोला सह अस्तित्व, डूबा भीगा गिरा होने के रूप में। अब ये प्रकृति के अंदर क्या गुण आ गया, उसकी वजह से साथ साथ होने का गुण आ गया, क्योंकि वो उस पूर्ण में गर्भित है। ये साथ साथ होने का गुण को नाम दिया श्रम। इसी श्रम का जो है स्वरूप बना पहले परमाणु के रूप में। तो साथ साथ परमाणु अंशों का आना हुआ और एक निश्चित गठन को बनाना हुआ। परमाणु में एक मध्य में गया, एक परिवेश में गया। मध्य में मध्य की गति रही और परिवेश में परिवेश की गति रही। जब दो साथ में आएंगे तो इनका एक गति का स्वरूप बनेगा और ये एक निश्चित यथास्थिति के रूप में इनका परिणाम हुआ, क्योंकि परमाणु अंश जो हैं ये किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसे कुछ 118 या 120 तरीके से ही जुड़ रहे हैं, 5000 प्रकार के परमाणु नहीं है। परमाणु अंश हैं, कितने भी तरीके से जुड़ सकते थे, लेकिन इनके निश्चित रूप में ही जुड़ रहे हैं। इनको बोला यथास्थितियां। तो अनेक प्रकार के परमाणु ये यथास्थितियों के रूप में है। हर परमाणु अपने प्रकार के एक आचरण में स्थिर है। फिर उसके बाद में परमाणुओं के साथ साथ आने के रूप में, भौतिक रूप में, इसी श्रम का नाम दिया भार बंधन। उसी का आगे चल के नाम दिया अणु बंधन। उसी के चलते अनेक प्रकार की रचनाओं का स्वरूप निकला। इसके बाद एक घटना हुई, संक्रमण हुआ, जिसमें भार बंधन और अणु बंधन से परमाणु मुक्त हो गया। उसके बाद इस श्रम का नाम दिया आशा बंधन, क्योंकि उस बंधन या उस साथ साथ होने की प्रवृत्ति के आधार पर वो जुड़ा हुआ है। ये उसमें श्रम है। इसका आगे नाम दिया विचार बंधन। इसका आगे मानव में नाम दिया इच्छा बंधन। तो उसके इच्छा बंधन, विचार बंधन और आशा बंधन, इस आधार पर मानव जुड़ा हुआ है। अदरवाइज मानव का कार्यकलाप ही संभव नहीं है, कल्पनाशीलता ही संभव नहीं है। बंधन शब्द नकारात्मक अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन सकारात्मक रूप में देखा जाए तो आशा, विचार, इच्छा के बगैर आदमी की आगे गति नहीं है। तो जागृति क्रम में आशा, विचार, इच्छा के बंधन के साथ में ही आदमी की अग्रिम गति है। इसी के चलते आदमी ने मनाकार को साकार किया है। इसके बाद में एक स्थिति बनती है जिसमें समझ में आ जाता है, ये श्रम से विश्राम की स्थिति है। तो जो श्रम मानव में बना था, आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन के रूप में, अब वो विश्राम के रूप में आ जाता है। तो इस विश्राम की निरंतरता हो जाती है। उससे साथ साथ रहने का गुण समाप्त नहीं हुआ। विश्राम के साथ 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 रहने का गुण स्पष्ट हुआ। इसमें अब इस श्रम का नाम दिया ऐष्णा। अब ऐष्णाओं के साथ में जुड़ने की बात रही।
फिर उसके बाद ऐष्णाओं से मुक्ति की बात रही, जिसको बोला ऐष्णाओं की तृप्ति बराबर ऐष्णाओं से मुक्ति। तो अब बिना ऐष्णा के भी साथ साथ रहने का गुण बना, जिसको बोला दिव्य पद। तो इस तरीके से प्रकृति में प्रकटन क्रम में शुरुआत हुई परमाणु अंश से, जिसमें श्रम रहा ही, साथ साथ रहने का गुण, जो कि भार बंधन के रूप में स्पष्ट हुआ, फिर अणुबंधन के रूप में स्पष्ट हुआ, और फिर इससे मुक्ति के रूप में जीवन में स्पष्ट हुआ, फिर आशा बंधन के रूप में शुरू हुआ, फिर विचार बंधन और इच्छा बंधन के रूप में मानव का कार्यकलाप रहा। ये सब भी श्रम के स्वरूप में रहा। तो इस तरीके से देखें तो पूरी धरती, अगर मानव को भी इंक्लूड करें, धरती ने इतना श्रम किया है, तब जाके हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इसको इस तरह से व्याख्या किया, पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था धन श्रम बराबर जीवावस्था, जीवावस्था धन श्रम बराबर भ्रमित ज्ञानावस्था, भ्रमित ज्ञानावस्था धन श्रम बराबर जागृत ज्ञानावस्था। तो इस तरीके से श्रम और हर यथास्थिति में कुछ गति का स्वरूप, हर यथास्थिति अपने आप में एक परिणाम है। तो ये परिणाम गति हर में और श्रम का स्वरूप, इस रूप में हम इसको सिद्धांत कहा। ये सिद्धांत के आधार पर प्रकृति काम करती है। इसके आधार पर प्रकृति में यथास्थितियां हैं, उनका प्रकटन है, उसकी परंपराएं हैं। हर यथास्थिति की एक परंपरा का स्वरूप है। कोई भी यथास्थिति का प्रकटन होता है, उसके साथ उसकी निरंतरता का स्वरूप भी बन जाता है। पदार्थावस्था में इसकी निरंतरता का स्वरूप बना परिणाम अनुषंगीयता के रूप में। प्राणावस्था में उसकी निरंतरता का स्वरूप बना बीजानुषंगीयता के रूप में। जीवावस्था में उसका स्वरूप बना वंशानुसंगीयता के रूप में। ज्ञानावस्था में इसका स्वरूप बनता है संस्कार अनुषंगीयता के रूप में। ये पूरी कहानी है। ठीक। हेलो भैया, एक लाइन है इसके अंदर 48 पे, ज्ञान अनुभूति के बिना मानव में विश्राम नहीं है, इसलिए जागृति का अभाव नहीं है, क्योंकि श्रम का स्वभाव ही विश्राम की तृषा है। ये हाँ, तो ये मेरे को लग रहा है ये इसलिए जागृति का अभाव नहीं है। ये क्या मिस प्रिंट है या सही है? ये सही है। समझ में नहीं आया क्या? इसका मतलब ये है कि चेक बैलेंस प्रोग्राम है। एक जागृत आदमी देख रहा है कि मानव में जागृति का अभाव नहीं है। वो जो श्रम कर रहा है, उसका क्षोभ उसको हो रहा है, वो वास्तव में जागृति की तृषा है। वो जागृत हो सकता है, ये देख पा रहा है वो। ये कम्युनिकेट हुआ है ना? तो जागृत आदमी जब मुझे देख रहा है, मेरे को स्ट्रगल करते हुए देख रहा है, मतलब श्रम का क्षोभ होते हुए देख रहा है, तो वो ये कह रहा है कि जागृति का अभाव नहीं है। ये वास्तव में जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसका जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, रिजेंटमेंट हो रहा है, वो वास्तव में विश्राम की प्यास है। तो इसलिए आपके लिए जागृति समीचीन है, मतलब पास ही है। इसलिए ये बोला जागृति क्रम में जो मानव है वो जागृति के निकटवर्ती है। तो जागृति का अभाव नहीं है उस तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जागृत हैं, है ना? हमारा जो अभी क्षोभ हो रहा है वो वास्तव में जागृति की, श्रम का क्षोभ हो रहा है, वो एक्चुअली जागृति की तृषा है। तो वो उसको एक्चुअली सकारात्मक में कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप जो परेशान हो रहे हो वास्तव में एक्चुअली आपकी जागृति की प्यास है।
भाषा में दिया है क्रियावादी ज्ञान, कालवादी ज्ञान, निर्णयवादी ज्ञान, ये क्लियर नहीं हुआ। हमने जब वृत्ति को बात किया था तब हमने इस बात को पहचाना था कि वृत्ति में किस प्रकार से क्रियाएं और उनका क्रम समझ में आ रहा है। तो क्रिया और काल साथ में जुड़ा हुआ है। ये मन से जो दृश्य बन रहा है उसमें क्रियाएं, उनका सीक्वेंसिंग हमको स्पष्ट होता है। ये क्रियावादी ज्ञान और कालवादी ज्ञान, उसके आधार पर हम कुछ निर्णय लेते हैं, यही विज्ञान है। तो विज्ञान की स्थली वास्तव में वृत्ति के साथ जुड़ी है। इसके साथ हमने देखा, अगर शरीर मूलक अर्थ में हम क्रिया और काल और निर्णय को पहचानते हैं तो वो अधूरे रहते हैं। लेकिन जब हम, और इसमें क्योंकि काल की जो पहचान होती है वो द्रुत परिणाम और दीर्घ परिणाम के अर्थ में तो पहचान लेते हैं, नित्य परिणाम के अर्थ में शरीर मूलक विधि से पहचानना नहीं बन पाता है। तो जब अनुभव मूलक विधि से निरंतरता और नित्यता का अनुभव और बोध के साथ में जब व्यक्त होते हैं, जब चित्त में चिंतन होता है, तो फिर चित्त की जो हमने 8 बातें देखी थी उसमें काल जो है वो वर्तमान के अर्थ में हो जाता है, नित्य परिणामिता को पहचानने के अर्थ में विज्ञान हो जाता है इससे वृत्ति में। ये इसका बेसिकली स्वरूप है। तो विज्ञान की सार्थकता होती, विज्ञान की सार्थकता जो है क्रिया को जो है संपृक्तता के रूप में पहचानने के अर्थ में है, काल को वर्तमान के रूप में पहचानने के रूप में है, और निर्णयों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानने की जरूरत है। ये अनुभव मूलक विधि से बन जा रहा है। शरीर मूलक विधि से काल और क्रिया और निर्णय को हम सीमित अर्थों में ही पहचान पाते हैं। कुछ कम्युनिकेट हो पाया? कोई मदद करेंगे? जी भैया, अभी आपने जो श्रम गति परिणाम बताया वो तो एक समझ में आता है। प्रश्न यहाँ ये था कि क्रम जो है गति एवं परिणाम के संयोग में श्रम होता है, ऐसा एक सेंटेंस है। तो ऐसा मेरा समझ बना था कि भाई श्रम और गति के संयोग से ही परिणाम होता है। तो ये गति और परिणाम के संयोग से श्रम कैसे फलित होता है वो एक समझना था। और इसके लास्ट बुलेट में भी वो क्रम उल्टा है, तो वो क्रम के हिसाब से कैसे इसको समझना है वो एक प्रश्न था। इसमें जिस तरीके से इसको बाबा जी रखते थे और मैंने जैसा अभी तक स्वीकारा है कि ये तीनों जो हैं साथ साथ हैं और इनमें से 2 फोकस में आ जाते हैं। तो हर यथास्थिति एक श्रम गति परिणाम का स्वरूप है ना। तो जब अगला परिणाम के लिए अर्थ बनेगा तो श्रम और गति के साथ अगला परिणाम, अगली यथास्थिति बन रही है ना। और जब इस प्रकार से हो रहा है गति प्लस परिणाम बराबर श्रम, मतलब यथास्थिति है, अब इसकी विकास की ओर गति हुई तो उसका श्रम का स्वरूप दूसरा हो गया। ऐसा कुछ इस तरीके से बैठाया है। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि श्रम गति परिणाम कह किसको रहे हैं, है ना। तो श्रम जो है वो किसी यथास्थिति में साथ साथ बने रहने के वो उसको कह रहे हैं। गति जो है वो उसकी इकाइयों की आपस में गति को कह रहे हैं, गुणों को कह रहे हैं, है ना। गति एक तो होगी इकाई आपस में कैसे है, दूसरा वो परस्परता में क्या प्रभाव डाल रही है, इसको हम गति कह रहे हैं। और परिणाम जो है वो उसकी यथास्थिति को कह रहे हैं।
कि वो एक स्टेटस है एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में एक स्थिति। तो इस तरीके से अनेक यथास्थितियां नियति के क्रम के अंदर हैं। इन नियति के क्रम में अनेक यथास्थितियों के क्रम को पहचान पाना, ये क्रम जो है इसको कहा अनुक्रम, है ना। ये अनुक्रम से अनुभव होता है, ये अनुक्रम हमको स्पष्ट होता है क्योंकि इसी अनुक्रम में हम भी हैं। उस अनुक्रम में अपनी स्थिति को पहचान लेना और आगे की स्थितियों को पहचान लेना, यही एक्चुअली मानव में घटित हो रहा है समझ के रूप में, है ना। तो ये बेसिकली कहानी है। मतलब बहुत प्रिसाइज आंसर शायद नहीं दे पाया मैं, पर इतना ही बन रहा है। ऐसा मैं आपने जो बताया उसमें समझा ऐसा कि एक स्टेज से ऊपर की स्टेज जाने के लिए इसका गति और परिणाम जो बना हुआ है, तो उसके लिए जो एक श्रम और लगने वाला है, तो श्रम का जो अर्थ बदलता है या स्वरूप बदलता है, इसीलिए उसको गति और परिणाम के संयुक्त में ऐसे ही मैंने भी बैठाया हुआ है इसको। हाँ, तो मैं उसी तरह समझा भी। हाँ, बहुत धन्यवाद। भैया आपने जो स्पष्ट किया है वो तो स्थिति है, एक स्थिति अभी है तो उस स्थिति से अग्रिम स्थिति के लिए श्रम है। तो कुल मिलाकर के तो इतना ही हो रहा है कि मान लीजिए परमाणु से मॉलिक्यूल, सौर रचना और आगे की अवस्था एक धरती बन गई, अब बने रहने के लिए फिर श्रम है। हाँ, है ना। और फिर मान लीजिए वो एक स्थिति निरंतरता हो गई उसकी, हाँ, उसके होने के बाद फिर गति है, तो फिर चार अवस्था के लिए फिर है। हाँ, तो कोई भी यथास्थिति है उसको बनाए रखने के लिए भी एक स्वरूप है। अब इसके अंदर ये वाली एक बात इसमें जोड़नी आवश्यक है कि हर जो यथास्थिति है वो वास्तव में शून्याकर्षण में है। ना? तो उसमें एक्चुअली खींचतान नहीं है, तभी उसकी निरंतरता है। तो अभी के समय में जो हम डिस्क्राइब करते हैं एटम को, इनको, उसको अपने को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो वहां पर साथ साथ होने के गुण के साथ में वो स्वभाव गति में बने हुए हैं, उस रूप में उनमें श्रम है। तो श्रम जो है वो आकर्षण विकर्षण के रूप में नहीं है, शून्याकर्षण के रूप में है। आकर्षण विकर्षण सामयिक है, या मतलब कभी परस्परता में हो रहा है, लेकिन स्थिति शून्याकर्षण में बनी हुई है। इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। तो प्रकृति संघर्ष से मुक्त है, ये समाधानात्मक भौतिकवाद का आधार बना। तो भौतिकता जो है वो संघर्ष से मुक्त है और वो विश्राम की ओर उन्मुख है। हर स्थिति के अंदर एक निरंतरता का स्वरूप है। हर स्थिति से अगली स्थिति उत्सव पूर्वक प्रकट हो रही है। ये हम पहचान पाते हैं तो प्रकृति के व्यवस्था में होने का हमें स्पष्टता बनती है। ये एक नजरिया है देखने का, और ये वास्तविकता से भी जुड़ता है। ये तो पूरकता उपयोगिता ही है भैया ये। बिल्कुल, उसी के साथ पूरकता उपयोगिता भी जुड़ी है। अभी की जो स्थिति है उसके पूर्व में एक स्थिति है ही, पूर्व का ही फल है। ठीक बात। तो अनुक्रम में हर जो स्थिति है उसकी अगली स्थिति के साथ उपयोगिता और अगली स्थिति की पिछली स्थिति के साथ पूरकता, इस रूप में संबंध बना हुआ है ना। इस प्रकार से पूरी प्रकृति जो है पूर्णता के अर्थ में अनुबंधित है, पूर्ण के लिए प्रेरित है, पूर्णता के लिए प्रेरित है।
तभी तो आगे की तरफ उसके अंदर विकास हो रहा है। तो विकास और जागृति की दिशा प्रकृति में बनी हुई है। पेज नंबर 49 पे कोई और हो बात? जागृति के मूल में सिद्धांत यह है कि मानव सही में एक है, तथा संघर्ष के मूल में कारण ये ग्रामर समझ में नहीं आ रहा है। ग्रामर से मत देखिए भैया, मतलब संघर्ष के मूल में होने के कारण या कारण शब्द संघर्ष के मूल का कारण यह है कि मानव गलती में अनेक है। संघर्ष के मूल का अच्छा, हाँ, संघर्ष का कारण, एट द रूट ऑफ स्ट्रगल दिस इज द इट्स देयर। अब इसमें प्रश्न ये है कि जब सब मानव जागृत हो जाएं, ऐसी परिस्थिति में भी गलती में अनेक हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तब तो संघर्ष मुक्त, तो फिर सभी मानव, तो तब उसमें फिर वो दिव्य मानव वाली धरती हो गई है ना, तो तब तक उसके लिए क्रम है। हाँ, है ना, तो सही और गलत दोनों रहेगा। लेकिन ये भैया सोम भाई जी बोलते हैं कि अगर परंपरा सही है तो अगर गलती हो रही है तो गलती के लिए रेफरेंस तो रखा ही है सुधार के लिए। ठीक बात तो है। वहाँ फिर वो स्ट्रगल नहीं बनेगा। तो वो पूर्णता की स्थिति तक पहुंचते तक परंपरा का एक सार्थक दबाव रहता ही है ना, तो उसमें सुधार की बेसिकली एक व्यवस्था रहती है। तो दंड के आधार पर सुधार करने की जगह, है ना, सुधार जो है अब दंड, सुधार ही दंड हो जाता है ना, तो गलती होने पर उसका सुधार ही होता है। तो भैया इसमें अपराध बोध और पश्चाताप इन्हें थोड़ा स्पष्ट किया जाए, क्योंकि वो दंड की जगह पर सुधार की क्रिया ही अगर हमें उचित लगती है अब जागृति के अर्थ में, तो अपराध बोध और पश्चाताप इन्हें थोड़ा खोल दें। देखिए, एक बार चर्चा में बेसिकली बाबा जी ऐसे बोले थे कि आदमी को जब ये पता लगेगा तो एक बार तो आंसू गिराएगा कि क्या कर दिया, पर पश्चाताप कोई विधि नहीं। समीक्षा होकर आगे को अपनाना। पश्चाताप, प्रायश्चित, इसके लिए सभी धर्म में कुछ प्रावधान रहता है। चलो ये हवन करवा दो, या फिर अपनी गलतियों को किसी को कोने में जाके बोल दो, वो आपको आशीर्वाद देंगे, चलो सब ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ठीक करना, है ना। तो ये आशीर्वाद विधि से, आश्वासन विधि से जो है धर्म गति चला है। इस प्रकार से पापी को तारने, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने और क्या था, अपराधी को, हाँ, अपराधी को अपराध मुक्त करने, है ना, अपराधी को न्यायिक बनाने, इसके आश्वासन जो है धर्म गद्दी और राज्य गद्दी ने दिया, और उसके लिए उन्होंने अपने अपने कार्यक्रम सुझाए। राज्य गद्दी ने कहा कि आदमी गलती कर सकता है, गलती करेगा तो उसको मारेंगे, है ना। धर्म गद्दी ने कहा कि अगर गलती करी है तो उसका कुछ प्रायश्चित करो, प्रायश्चित के लिए हवन कराओ, या यहाँ पे पैसे दे दो, दान कर दो। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे, यहाँ पे कहा है कि अपनी गलती पहचान में आती है तो उसके सुधार के लिए उसकी जगह होना क्या चाहिए उस तरफ चल दो। यानी भ्रम की समीक्षा और सही का मूल्यांकन ये हाँ, स्वयं में हो। हाँ, यही तो एक्चुअली इसके लिए व्यवस्था में क्या प्रावधान हो?
ये जो हम कर रहे हैं वही सब है। मतलब अभी तो उसका अगर ये सामान्यीकरण हो, है ना, तो फिर उसका प्रावधान शिक्षा में होगा, है ना, और हर अर्थ में, व्यवस्था में, परंपरा में होगा। तो वो उसका मैसेजिंग कई डायमेंशन से आएगा, है ना, चाहे मीडिया के थ्रू आए, चाहे वो सिस्टम्स के थ्रू आए, चाहे वो मतलब एजुकेशन के थ्रू भी वही आ रहा है, परिवार में भी वही आ रहा है, संस्कृति में भी उसका संदेश आ रहा है ना। तो ये एक्चुअली कई जगहों से उसका दबाव आना शुरू हो जाता है। तो ये उसका तरीका होता है। तो इसको बोला परंपरा का जो स्वरूप बताया, इसको बताया कि ये 4 स्वरूप में है: संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी के अनुसार हो जाए। विधि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी लिखित रूप में कैसे कुछ करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के आधार पर हो जाए। व्यवस्था मतलब जो भी 5 आयामों में सिस्टम्स हैं वो भी इसी अर्थ में हो जाएं, है ना। संस्कृति मतलब हम कैसे इवेंट्स के ऊपर क्या हम दूसरों को संदेश दे रहे हैं, है ना, चाहे वो शादी का उत्सव हो, जन्मदिन का उत्सव हो, उस समय हम क्या मैसेजिंग कर रहे हैं, क्या प्रतीकों को अपना रहे हैं, क्या किस प्रकार से उसको व्याख्या कर रहे हैं। संस्कृति तो प्रतीकों के साथ में ही है। तो संस्कृति जो है उनको, उन कार्यक्रमों को इंगित करता है। सभ्यता जीने के स्वरूप को इंगित करता है ना। जैसे तो इस तरीके से ये 4 स्वरूप में इसका वहन होता है। ये थोड़ा मैक्रो है, इसको थोड़ा माइक्रो कर दें अगर संबंधों में लेके जाएं। मैंने अगर किसी मेरे एक मित्र के साथ अनुचित व्यवहार किया और मुझे उस व्यवहार के बारे में, मैं भ्रम में हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैंने ऐसा अनुचित व्यवहार किया। मेरे किसी और मित्र ने मुझे अगर एहसास दिलाया कि तुमने अपने मित्र के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, तब मेरे मन में भ्रम की समीक्षा हुई और सही की पहचान हुई। अब सही की पहचान होने पर मेरे मन में एक पश्चाताप और अपराध बोध दोनों का भाव जागृत होता है। अपराध बोध के बाद मैं पश्चाताप की ओर जाता हूँ, पश्चाताप मुझे संताप की ओर लेके जाता है। संताप के बाद मैं अपनी अभिव्यक्ति उस मित्र के सामने सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ कि मेरे मन में ये संताप है। इस ताप का शमन मेरे अभी उचित कार्य व्यवहार से ही हो पाएगा। हमारे संबंध में जो मूल्य है उसका निर्वाह मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरा व्यवहार इतना कठोर था और उससे अगर मेरे मित्र के मन में बेहद दुख है और वो दुख मैं अगर उचित कार्य व्यवहार करता हूँ फिर भी मैं उसकी भरपाई नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पे न्याय कैसे प्रस्थापित होगा? उतना ही हो जाएगा, आपकी तरफ से हो जाएगा, आप उसमें बने रहोगे। वही धीरता का स्वभाव होता है ना, उसका इतना ही है। बाकी कुछ चीजें समय के साथ ही होती हैं। हम चाहते हैं ट्रांजैक्शनल रूप में व्यवहार को देखना चाह रहे हैं। मैंने ये किया, बदले में इमीडिएट रिजल्ट आना चाहिए। ट्रांजैक्शन के रूप में व्यवहार नहीं है। तो अभी के मॉडर्न तरीके में व्यवहार को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखा जाता है। मैंने ये किया, तुमने वो किया, इसको व्यवहार कह रहे हैं। जबकि यहाँ पर संबंध की पहचान, संबंध की निरंतरता के अर्थ में व्यवहार, उसके साथ में आप आपकी कुछ समीक्षा हुई है, उसके साथ कुछ आगे के लिए हुआ है, आप उसके साथ बने रहते हो, इतना ही होगा उसमें, है ना। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो बाबा जी का कोई वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने ये बता रहे थे कि समझने के किसी क्रम में, मतलब एग्जैक्टली तो मैं भाषा नहीं, लेकिन समझने के किसी क्रम में हमको ये पता पड़ता है कि हाँ मैं गलत था, तो उसका फिर रिग्रेट भी होता है। तो उन्होंने वो कहा कि जो गलती की उसमें भी समय गया, रिग्रेट करेंगे तो और समय जाएगा उसमें। सही बात। तो पीड़ा जो है अपने आप में कोई समाधान नहीं। पीड़ा तो होती ही है, पीड़ा अपने आप में कोई समाधान नहीं। पीड़ा से मुक्ति के लिए कुछ कार्यक्रम हो, अपने एक बार बाबा जी ने इस प्रकार से किया
कि अपने पैर में लगे हुए कांटे को तो हमें ही निकालना होगा ना। तो वो एक्चुअली है, उसमें हम अपने ही चीज पे ध्यान देने में समय लगता है, फिर उसके बाद दूसरे की स्थिति, उसके बाद वो आगे की बात हो जाती है। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके रीसेट करके सही रेफरेंस के साथ न्याय धर्म सत्य को सेट करना, यही है एक्चुअली। अपने अंदर जो है सहीपन को स्थापित करते हैं तो गलती का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, एकदम से नहीं होता है। जितने मामलों में सेट हो जाता है उतने मामलों में थोड़ा रिलैक्स आराम आ जाता थोड़ा है। आराम आ जाता है। तो पेज नंबर 49 पे कुछ नहीं है तो 50 को देखें। हेलो भैया, ये 50 पर यही अभी आपने जैसे संस्कृति का बताया, तो उसमें ये है थर्ड अनुभूति। संस्कृति का पोषण सभ्यता से, सभ्यता का पोषण विधि मानवीयता आचार संहिता से, विधि का पोषण व्यवस्था से, आचरण का पोषण संस्कृति से है जो अन्योन्याश्रित व संबंधित है। तो हमको ये स्पष्ट हो जाए पहले, संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था कह किसको रहे हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना। तो संस्कृति जो है वो इवेंट्स के रूप में है, उत्सवों के रूप में है, प्रतीकों के रूप में है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के रूप में है ना। सभ्यता जीने के स्वरूप में है। विधि जो है प्रोसेस को लिखने के रूप में है। सबसे डिस्टिल्ड प्रोसेस जो है वो किसी भी देश का उसका संविधान होता है। संविधान जो है, लेकिन उसमें सारी चीजें नहीं लिखी होती हैं। संविधान में कुछ लॉज रहते हैं, उसको फिर किसी लेवल पर उनकी व्याख्या होती है, एग्जीक्यूटिव उसकी व्याख्या करता है, उसको जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करता है। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, वो संविधान में जो नियम लिखा है उसको वो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है ना। तो उस तरीके से हर जगह कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो विधि का जो स्वरूप है इस प्रकार से, एक स्कूल भी चलता है तो वहां पे भी उसकी कुछ प्रोसेसेस लिखी जाती हैं, वो स्कूल की विधि है ना। इस तरीके से बेसिकली रिटन या अनरिटन फॉर्म में विधि हो सकती है। कुछ देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखित रूप में नहीं रखा है। वैसे मूल में राज व्यवस्था में पहले बोला, राजा जो कहता है वही विधि है ना। राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, ईश्वर सही है, सत्य है, राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, राजा जो कहता है वही कानून है। तो ये राज व्यवस्था में हुआ, कल जिस वीडियो को अपन सुन रहे हैं। फिर आगे उसमें मंत्रणा करने के लिए मंत्री जोड़ लिए, फिर सभा जोड़ लिए, इस प्रकार से विधि का स्वरूप बना। आज के समय में 500 लोग अपनी सभा में हैं, लोकसभा में, जो हमारे कानूनों को बनाते हैं। तो वो विधि के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय के लिए जिम्मेदार है। ये एक्चुअली गद्दियां हैं, सीट्स ऑफ पावर हैं। इसको बाबा जी ने बोला शक्ति केंद्रित शासन। तो संविधान जो है
वो शक्ति केंद्रित शासन की व्याख्या कर रहा है। तो ये जो आदरणीय बाबा जी जो लिखकर संविधान गए हैं, तो वो हम कब तक उसका तैयारी होने की संभावना है? मुझको लगता है उस संविधान के आधार पर जो व्यवस्था का स्वरूप है वो निकलता है 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। उसके पहले सोपान पर हम आज भी प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। हाँ जी, है ना? परिवार में ही हम जन्म लिए हैं, परिवार का कुछ एक स्वरूप हमारे पास में है, तो हम अपने परिवार को उस संविधानिक रूप में रख सकते हैं। हाँ जी, और वो संविधान जो है उसके अनुसार चलते हैं, तो वो भारत के संविधान, चाहे ब्रिटेन का संविधान, चाहे चाइना का संविधान, उससे विरोध में नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो तो सभी क्योंकि यूनिवर्सल यहाँ है। पे हाँ जी, जितना स्ट्रिक्टनेस वहाँ है, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट ये है। ये तो यूनिवर्सैलिटी में है। हाँ जी, क्योंकि व्यभिचार का परमिशन आज के संविधान से मिल रहा है। हाँ जी, व्यभिचार अपराध नहीं है। व्यभिचार से आपको दिक्कत हो रही है तब अपराध है। मतलब म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों नहीं है जी? हमने ऐसा स्वीकारा हुआ है, हमारे संविधान में वैसा लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है इसका। व्यभिचार अपराध नहीं है। स्वनारी स्वपुरुष हमारा संविधान नहीं है। स्वधन के लिए कुछ संविधान में प्रस्तावित है। डेफिनेटली आप किसी का एनक्रोचमेंट करोगे तो संविधान बोलेगा ये गलत है, और इतना एनक्रोचमेंट करोगे तो इतना दंड मिलेगा। इस तरीके से संविधान का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, पर सही जीने का क्या स्वरूप है, स्वधन का क्या स्वरूप है, जो यहाँ पर व्याख्या किया है ना अशोक भाई ने किया, प्रतिफल, पारितोष और पुरस्कार के रूप में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अभी के समय में मतलब अपने तरीके से वहां पर कुछ बनाया है कि गिफ्ट कर सकते हैं, इतना गिफ्ट करो तो इतना टैक्स लगेगा, ये सब चीजें किया है ना। उस तरीके से है कि अगर पिता का है तो वो अपने उसके बच्चों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पारितोष का भी कुछ बनाया है ना। पुरस्कार के लिए भी कुछ बनाया है ना। और किस तरीके से है ना, कितना सैलरी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना सैलरी दे सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगा, इसका कुछ कंट्रोल बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मानवीय व्यवस्था में ये कैसे स्वयंस्फूर्त विधि से, बेसिकली हम जैसे कल भी निवेदन किया था, मानवीय व्यवस्था में राज्य और धर्म को हम परिवार में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल सोपानवत विधि से। हाँ जी, तो जितना एक परिवार के लेवल के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है उतना हो रहा है, उससे अगले सोपान पर उससे अधिक हो रहा है, उससे अगले सोपान पर उससे अधिक इंटीग्रेट हो रहा है। तो व्यवस्था सोपानवत है, इस बात को पहचानना होगा। हाँ जी, व्यवस्था की अग्रिम सोपान पिछले सोपान का पोषण करता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। और हर सोपान अपने आप में एक श्रम का स्थिति है, परिवार का स्थिति है, वो एक शून्याकर्षण की स्थिति है। परिवार अपने आप में एक यथास्थिति है। जिस तरीके से परमाणु एक यथास्थिति है, उसी अर्थ में मानव के लिए भी एक मूल इकाई के रूप में परिवार को पहचाना गया। तो इस संविधान पर चलने के लिए आज भी हम इस संविधान को पर चल सकते हैं, कम से कम परिवार के स्तर पर। परिवार में अपराध का ना होने देना, पर धन, पर नारी, पर पुरुष और क्रूरता, ये एक मानवीयता की ओर अग्रिम कदम है ना।
उसमें संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। एकदम से हम सब ओवरनाइट चेंज कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। अभी अभी हमारे दिमाग में एक विचार आया कि जितने ये हाई कोर्ट्स के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस हैं या जो भी हैं, इनकी एक ये शिविर नहीं हो सकता? बहुत अच्छा रहेगा ये अगर उनका शिविर हो जाता है तो। वेंकट चलैया जी से बाबा जी जुड़े, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। अच्छा जी। तो बेंगलोर में वो रहते हैं। एक समय वो बाबा जी के साथ में काफी अच्छे से जुड़े थे और इस बात को पूरा समझने का मन बनाए थे, है ना। बाबा जी जब बेंगलोर आए थे तब मैंने उनको एक पत्र लिखा था कि बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, आपको आपका उनके प्रति मतलब उनका आपके प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान बना है, तो ऐसा मैंने ऐसा किया। तो उन्होंने मुझे उत्तर लिखा कि वो मेरी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल एसोसिएशन, और मैं आपके घर आ जाऊंगा या आप उनके साथ मेरे घर आ जाइए। तो बाबा जी मार्च 2008 में हमारे घर आए थे। अच्छा जी। तो उनको ये बताया कि वेंकट चलैया जी ने संपर्क किया है, तो है ना, क्या आपका मन है उनको यहाँ बुला लें या फिर आप चलेंगे? ने कहा कि हम चलेंगे। तो उनके घर पर गए हम। घर के बाहर दोनों पति पत्नी माला के साथ में खड़े थे, है ना। वहीं पे दंडवत प्रणाम किए, है ना, और अंदर लेकर गए, बहुत अच्छे से सम्मान किया, और फिर उसके बाद में आराम से बात किए, है ना। उनकी बहू आई, मुझे बोले इनको कुछ दो, मैंने जेब में 1000 रुपये जो भी थे उस समय दिए। होने के बाद कुछ बात शुरू हुई। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आजकल? तो वेंकट चलैया जी ने कहा समय काट रहे हैं। हाँ सही है, और कोई कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस उत्तर आयु में आपके द्वारा संसार को प्रेरणा मिलना चाहिए, मार्गदर्शन मिलना चाहिए। आप जिस पद पर पाए हो आपका एक सम्मान है। अब आप इस बात का समर्थन करोगे तो लोगों को इस बात के लिए प्रेरणा मिलेगी। ने कहा आप आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि आज्ञा पालन होना नहीं है तो आज्ञा दे के करना क्या है? बिल्कुल, मजा आ गया सही में। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करो, बताओ। ने कहा कि कल रात को मेरी ट्रेन है, तुम आ जाओ, शाम को चलेंगे, साथ में चलेंगे अमरकंटक। हो गया। तो आए वो। खैर, मतलब वो फिर उसके बाद में बाबा जी ने कहा कि उनके साथ संपर्क बनाए रखना, जब भी जाओ उनके चरण छूना और बोलना बाबा जी याद किए, आपका हालचाल पूछें। मैं जाता रहा, वो अपनी कहानी बताते रहे, और कभी राजा बली की कहानी, तो कभी इस प्रकार की। उनकी पुस्तकालय के अंदर मानवीय संविधान की भी पुस्तक रखी हुई थी, मैं ही दे के आया था। तो मैं बाबा जी के पास मिलने जाता था तो पूछते थे कैसा है वो वेंकट चलैया का, क्या हाल है। तो ठीक है, वो गए भी, उसके बाद कहने पर वो उन्होंने एक शिविर भी किया। अच्छा किया, अरे वाह। है ना, फिर उनको अच्छा भी लगा। मैं
और आए थे उस समय, फिर मैं वहीं पे अमरकंटक में भी था, वो सब हुआ। फिर उसके बाद भी मैं जाता रहा, बाबा जी ने कहा था तो इसलिए जाता रहा उनके पास में। तो एक दिन वो बोले कि देखो ये जो बाबा जी की जो बात है वो हम जैसे लोग नहीं लेकर चल पाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा मर चुकी है। जब इराक में युद्ध हो रहा था, एक बच्चों के स्कूल के ऊपर बम गिर रहा था। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था। तो इस बात को लेकर सामान्य ही चल पाएंगे, हमारे जैसे लोग नहीं चल पाएंगे। फिर उसके बाद में मुझको ऐसा लगने लगा कि मेरे जाने से उनको पीड़ा हो रही है, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं और मेरे को देख के उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए था। मैंने बाबा जी को कहा कि मुझको ऐसा लगता है शायद मेरे ही करने में कुछ कमी होगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बनता नहीं कि पैर छुओ, मैं तो सामान्य रूप से ही उनसे बात करता था और वो भी मुझे बराबर का ही स्वीकार करके बात करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मत जाओ उनके पास में, अगर मेरे उससे उनको दुख होता है किसी प्रकार से तो उनके पास में, है ना, हमारा किसी को परेशान करने का मन नहीं है। फिर एक दो बार और जाना हुआ उनके साथ अभी भी अब एक बना हुआ है, बट इसेंशियली वो लॉन्ग स्टोरी यही है ना। तो बाबा जी के साथ में धर्म गद्दी के लोग भी जुड़े। अच्छा जी। जगत गुरु शंकराचार्य भी अमरकंटक में आए थे। वो आए थे जो उस समय जिन जगत गुरु के पास में वो आशीर्वाद देकर गए थे समाधि के लिए, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने उनको पहचान लिया, है ना, जो उस समय उन्होंने पहचान लिया। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा मतलब क्या पाए अभी तक, तो उन्होंने अपना कुछ बताया। फिर बोला कि तुम केवल बोलते ही हो या कुछ लिखा भी है। तो उन्होंने उस समय जो मानव व्यवहार दर्शन का कुछ कॉपी था वो उनको दिया। वो 2 दिन तक उसको पढ़ते रहे। फिर उसके बाद में मिले उनसे, क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि तुमने महत् कार्य किया है। स्वीकृति तो सबकी हो रही है खूब। हम लोग धर्म के लक्षणों का शिष्टानुमोदन करते रहे, तुमने धर्म को अध्ययन करा दिया। तो उन्होंने कहा अगर ये आपकी नज़र में ये महत् कार्य है तो क्या मैं इसको पीठ को समर्पित कर दूं? तो उन्होंने कहा पीठ इसको लेकर चल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो हमको ये बताना पड़ेगा कि अभी तक जिसको हम बात कर रहे थे वो अधूरा है, उसको लेने की ताकत हमारे पास में नहीं। लेकिन आगे के समय में तुम्हारे ही उसमें शरीर यात्रा में तुमको अपने बात को देता हुआ तुम्हारा प्रतिरूप दिखेगा, और जो आगे संतान आएगी इसी को समझने के लिए जन्म लेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। तो इस तरीके से उनका ये नहीं कहा कि मैं अगले शरीर में जन्म लूंगा तो फिर मैं ये काम करूंगा।
ऐसा अब्दुल कलाम जी ने कहा था। हाँ जी, उनका हमने सुना। हाँ जी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं इसके संपर्क में आए और अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए, लेकिन धारकता वाहकता के लिए समझना पड़ता है। हाँ जी। जो एक प्रकार की सीट पर, एक प्रकार के पद के ऊपर पहुंच गए, उनका कुछ आगे आ जाता है अहंकार। सभी में नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में नहीं भी होता होगा। तो उस रूप में शायद इतना हो जाता है कि स्वीकार तो होता है, पर स्वीकारता के साथ में निष्ठा जोड़ पाना बनता नहीं है। उसके लिए जो ये हम मेहनत कर रहे हैं वो कर पाना बनता नहीं है। तो आदमी अधिकांश रूप में कहता है कि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे दे सकते हैं इसको लेके, या हमारे पास में ये पावर है, हम ये वाले आपके अपने सिस्टम के अंदर ये लगा सकते हैं, या इस तरीके का कुछ बन जाता है। वो उपयोगी भी होता है, उतना भर होता है। तो मेरे हिसाब से आपका जो प्रश्न था कि ये संविधान को लागू होने में कितना समय लगेगा, तो मुझे ये लगता है इसका भी एक क्रम होगा। इसका क्रम पहले सोपान में हम पहले से मौजूद है, धीरे धीरे अग्रिम सोपान बनेंगे। जब तक वो अग्रिम सोपान बनते हैं, अभी की जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी ही रहेंगी, उसमें आंशिक रूप से कुछ परिवर्तन भी होंगे, धीरे धीरे पूरा परिवर्तन होगा। अपने पास में विजन पूरा है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का, और उसकी डिटेलिंग जो है जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो उसकी स्पष्ट होंगी। तो ये सब एक एक बुक्स ना दे दी जाए, सब कोर्ट्स के अंदर जजेस वगैरह को बुक्स से पढ़कर भी तो थोड़ा होता नहीं है, संविधान की बुक सबको मिल जाए। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उनके बेटे बहुत जज हैं, तो हमने भी उनके सामने ये बाबा जी का रखा, तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो सिर्फ फैसला सुनाते हैं, न्याय करते कहाँ हैं। तो तो हमारे पास वो बुक उस समय थी नहीं, पर अब हमने अभी ये सोचा है कि हम ये उनके यहाँ 10-12 बुक्स पहुँचा दें। अपने साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग भी जुड़े हैं, है ना, वो अपने तरीके से इस बात को रखते भी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उसको करते हैं। धीरे धीरे बात पहुंच ही रही है, आपके थ्रू भी पहुंच रही है ना। तो ये एक क्रमिक ही गति होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा कि भारत में टॉप में बोलें कि भाई अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को हटाएंगे और ये मानवीय कॉन्स्टिट्यूशन को लगाएंगे। अभी तो नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से। शायद कोई छोटा देश जैसे भूटान हुआ, पर देखिए जी चमत्कार भी हो जाता है कई बार। देखिए चमत्कार की उम्मीद लगाए रखिए, हम लगाए रखे हैं। पर मुझे लगता है कि चमत्कार से ज्यादा अच्छा क्रम को पहचानना है। हाँ जी, है ना। ठीक, मेरे ख्याल से ज्यादा बात हो गई इस पे। तो पेज नंबर 51 पर कुछ माइक ले लीजिए। है उसमें कि मानव की जागृति बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए है, तो इसमें भौतिक समृद्धि से क्या मतलब हो रहा है? भौतिक समृद्धि जो है वो परिवार की आवश्यकता से अधिक मानवीय विधि से उत्पादन करने के अर्थ में, तो आय के अर्थ में है ना। जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक हो, शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए जितना हमको भौतिक द्रव्य की आवश्यकता है वो सबको हम एक न्यायिक विधि से अर्जित कर सकें, इसको अपन कह रहे हैं भौतिक समृद्धि। बौद्धिक समाधान उसको कह रहे हैं कि जीवन में अनुभव संपन्नता, बोध संपन्नता, है
है ना, उसको हम बौद्धिक समाधान कह रहे हैं। जी भैया, इधर इसमें 5वीं बुलेट जो है उसमें जो दूसरी लाइन है, समस्त क्रियाएं रूप और शब्द के भेद से है। तो रूप और शब्द का भेद क्रियाओं से कैसे अलग करना है, वो जरा समझ। भैया इसका मतलब जो मुझे समझ में आया है, देखिए एक तो यहाँ पर जो आशय है कि एक तो प्रकृति की इकाइयां होंगी, है ना, वो किसी न किसी रूप के साथ में ही होंगी। रूप से गुण, स्वभाव, धर्म, ये सब भी जुड़ा हुआ है ना। और शब्द जो है वो कहाँ से उद्गमित हो रहा है? चित्रण से, है ना। और ध्वनि के रूप में, भाषा के रूप में प्रकट हो रहा है। तो आदमी जो है, वस्तुएं जो हैं रूप के साथ, उनका नाम कर रहा है ना। तो एक क्रिया हो गई शब्द और एक क्रिया हो गई वस्तु। इस तरीके से कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो रूप और शब्द के भेद से क्रिया है। रूप क्रिया का मतलब इकाई में निहित उस रूप के साथ गुण, स्वभाव और धर्म से है। और शब्द क्रिया का तात्पर्य रूप और उसमें निहित अर्थ को निर्देशित करने के रूप में, है ना। तो इस तरीके से शब्द और वस्तु का कनेक्शन है, इस तरीके इसको बात कर रहे हैं। आज जैसे सुबह बात किया था, शब्द की पहुंच जो है चित्रण तक है, अर्थ का बोध होता है, वस्तु का अनुभव होता है ना। इस तरीके से इसको लिंक को, मीनिंग को अगर अपन पकड़ लेते हैं तो बाद में थोड़ा ग्रामर में अगर कुछ ऊपर नीचे है भी तो उसको बैठा लेंगे अपन, है ना। भैया इधर में जो पहली अनुभूति है, उसमें जो विकास व ह्रास भेद से अवस्था, अवस्था भेद से कौन से पेज पे? 51 पेज है। हाँ, विकास व ह्रास भेद से अवस्था, अवस्था भेद से आशा, आशा भेद से आकर्षण, प्रति आकर्षण, प्रति आकर्षण भेद से आसक्ति और आसक्ति भेद से विवशता। ये आकर्षण प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति और आसक्ति भेद से विवशता, इसको थोड़ा सा और अगर फैलाएंगे तो थोड़ी और स्पष्टता बनेगी। हाँ, मतलब इसको अपने को थोड़ा बैठाना पड़ेगा। मतलब जैसे मैं इसको पढ़ता हूँ उसको, तो विकास और ह्रास भेद से अवस्था, तो प्रकटन क्रम में विकास के आधार पर वो अवस्था पहुंची, या तो जीवावस्था है या ज्ञानावस्था। अवस्था भेद से आशा, है ना। तो अब एक तो जीवावस्था में आशा का एक स्वरूप है और मानव में सुख की आशा का स्वरूप है, तो ये आशा का भेद हो गया। फिर आशा भेद से आकर्षण प्रत्याकर्षण, मतलब जैसी आशा है उसके अनुसार हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं या कोई चीज हमारी तरफ आकर्षित होती है। आकर्षण प्रत्याकर्षण भेद से आसक्ति, तो इस आकर्षण प्रत्याकर्षण के आधार पर या तो आसक्ति होती है या फिर उसकी संतुलन होता है ना। मतलब हम वस्तुओं के प्रति जो है या तो आसक्ति होगी या फिर उसके प्रति एक संतुलन होगा या विरक्ति होगी, ये तीन ही चीजें हो सकती हैं। आसक्ति भेद से विवशता, अगर आसक्ति है तो फिर उसमें विवशता भी होगी। विवशता भेद से संवेग, ये विवशता के कारण जो है उसका संवेग मतलब जो है अब उसके साथ शरीर के साथ कुछ करना, या तो सही की दिशा में या फिर गलत की दिशा में। संवेग भेद से कर्म, तो जैसा संवेग अपने जीवन में बन रहा है ना, संवेग यानी मनोवेग जो बन रहा है उसके अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, कर्म जैसा कर रहे हैं उसके अनुसार फल आ रहा है।
अब वो फल होगा, वो या तो समस्या होगा या समाधान होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका मतलब उसके मूल में किस चीज का संवेग था। समस्या एवं समाधान भेद से ह्रास, विकास या जागृति की ओर गतियां हैं, जिससे मानवीयता, अमानवीयता और अतिमानवीयता का प्रादुर्भाव प्रमाण है। तो ऐसे इसको बैठा सकते हैं। ये आसक्ति भेद से विवशता, एक्चुअली ये थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है। अब विवशता मतलब होता है हेल्पलेसनेस। कि हम क्या करें, ऐसा ही कर चलेगा, है ना, क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति है, और आसक्ति नहीं है तो विवशता भी नहीं है ना, इस तरीके से। पेज नंबर 52 पे कुछ पेज नंबर 53 पर 52 ऊपर से जो स्पष्टीकरण है, जो क्रिया को निर्देशित करने वाले प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को शब्द, और शब्द के अर्थ को प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह को परिभाषा, तथा परिभाषा सहज मौलिकता ही भाव है। ये लाइन थोड़ा क्लियर नहीं है। तो कल जैसे रिकॉर्डिंग में आया था ना, परिभाषा ज्ञान से जुड़ा है, परिभाषा ज्ञान के अर्थ में। तो परिभाषा जो है उससे अर्थ इंगित हो जाना, यानी भाव स्पष्ट हो जाना। तो भाव का साक्षात्कार होता है, अर्थ का बोध होता है। थ्री पेज पे मेरे को ये पहली वाली लाइन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसको तरह से पढ़ा। इसमें लिखा है, चैतन्य पक्ष के एक सूत्रता की अभाव से उत्पन्न संकल्प के नाम से इच्छा, आशा एवं विचार पर सापेक्ष है, जो प्रतिक्रांति है। फिर मैंने इसको ऐसे पढ़ के देखा, शायद ये अगर संकल्प के नाम से वाला हटा दो इसके अंदर, तब वो उसका सेंस बन रहा है। शायद कुछ मिसप्रिंट है, बट दैट इज माई टेक ऑन इट। अगर इसको ऐसे पढ़ें कि चैतन्य पक्ष की एक सूत्रता के अभाव से उत्पन्न इच्छा, आशा व विचार पर सापेक्ष है। एक सूत्रता के अभाव से संकल्प तो नहीं बनेगा बुद्धि में, है ना। तो एक सूत्रता के अभाव से उत्पन्न इच्छा, आशा और विचार पर सापेक्ष है। पर सापेक्ष मतलब दूसरे के शरीर के सापेक्ष है, जो कि प्रतिक्रांति है ना, इस तरह से। एक जो पेज नंबर 51 पर जो चौथी अनुभूति है, उसमें भी मुझको थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की जानकारी को स्थूल समझ, फिर कॉमा लगा लीजिए, है ना। हाँ, तभी वो उतना सबने लगा ही लिया होगा, बस इतना ही। तिरपन पेज नंबर पे कुछ है? नहीं भैया, ये जो पहली अनुभूति आप पढ़ रहे थे ना, हाँ, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चेतन पक्ष की अगर एक सूत्रता का अभाव, मतलब अगर एक सूत्रता नहीं होती है तो फिर संकल्प के विकल्प बहुत है, फिर तो परसापेक्ष ही रहना है और उसका ह्रास होना। हाँ, पर उससे संकल्प क्या हो? अच्छा, संकल्प के नाम से जो इच्छा बन रही है, शायद इस ऐसा कुछ आशा नहीं, गलत संकल्प हो जाएंगे ना, जैसे हाँ, पर वो संकल्प नहीं है, बट हाँ, संकल्प के नाम से है। हाँ, हाँ, अच्छा, अब ये सेंस बन रहा है। ठीक है, आपने ठीक कर दिया। हाँ, उसको अपन संकल्प मान लेते हैं, पर वो है नहीं वो संकल्प। हाँ हाँ,
हाँ अब सेंस जैसे ठीक हो जैसे जैसे ये सब भाई पढ़ा रहे थे ये अभ्यास दर्शन, मैं तो ऑनलाइन ही देखा था, तो उसमें पहला फिर मैंने खोल के देखा, पहले चैप्टर में लिखा है कि अगर जागृति के अतिरिक्त कोई संकल्प है तो संकल्प का विकल्प भावी है। हाँ तो फिर ये ठीक हो गया। आई थिंक आपने इसको अच्छा ठीक कर दिया। मैं इसको ठीक, ये ठीक ही लिखा है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा है। तिरपन पेज पे कोई और चीज है? एक बार अपना कॉन्सेप्ट ठीक बैठा होता है ना, फिर उसके बाद ये पढ़ने में आसान हो जाता है। फिर एक साथ काफी सारी चीजें है ना अपने सेट हो जाती हैं। तो भैया चैतन्य पक्ष में एक सूत्रता का अभाव तो अहंकार की स्थिति में ही होगा ना? हाँ वही मतलब एक एक ही सूत्रता स्थिति के में- अभाव से संकल्प मान लिया है उसको। तो एक ही स्थिति में चैतन्य पक्ष में एक सूत्रता का अभाव हो सकता है जब अहंकार पुष्ट है। हाँ एक सूत्रता का अभाव तो किसी भी स्थिति में हो रहा है ना, एक सूत्रता नहीं है। अच्छा है ना, एकदम भ्रमित राक्षस मानव में भी एक ऐसा ही है। सूत्रता का अभाव है। हाँ, है ना? ठीक। पेज नंबर 54 और 55। भैया 53 में एक रह गया, सॉरी। हाँ। लास्ट जो बिंदु है उससे पहले वाला बिंदु, हाँ पदार्थ का विकास एवं उसकी अवस्था उस इकाई की गति, श्रम तथा परस्परता के दबाव पर निर्भर करती है। सिर्फ दबाव पर क्यों, ताप और विद्युत क्यों नहीं? तो यहाँ पे प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो पदार्थ की बात हो रही है। संगठन, विघटन तथा परिणाम परस्परता के दबाव पर नहीं, परस्परता के प्रभाव पर होना चाहिए, क्योंकि ताप और विद्युत को कंसीडर नहीं किया यहाँ पे। मतलब इससे अपने को जोड़ ही लेना होगा, दबाव प्रभाव दोनों शामिल हैं। हाँ। तो परस्परता के कारण है ना। और तो ये लिखा है पदार्थ में जो किस प्रकार से आगे की ओर गति हो रही है, तो दबाव के साथ तो प्रभाव भी शामिल ही है ना। बिना बिना प्रभाव तो दबाव है ही नहीं। हाँ तो प्रकृति में दबाव सहित ही प्रभाव है, सत्ता जो है दबाव मुक्त प्रभाव है। पेज नंबर 54 पे कोई इसमें भैया सेकंड में लिखा है 54 पेज नंबर। हाँ सुख एक वैचारिक तथ्य है। बुद्धि के अभाव में विचार तथा ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं है। तो हाँ ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता मतलब अवधारणा और उसका बोध आत्मा में होना, ऐसा? हाँ यहाँ पे बुद्धि से आप, मेरे को जो समझ में आ रहा है, बोध के अभाव में विचार, क्योंकि पहले लाइन में लिख दिया सुख एक वैचारिक तथ्य है ना। तो बोध के अभाव में सुख का विचार और अनुभव ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं, ऐसे इसका मीनिंग बैठ जाता है। बोध के अभाव में सुख का विचार और अनुभव ज्ञान के अभाव में बुद्धि की क्रियाशीलता सिद्ध नहीं है। तो अनुभव ज्ञान ही बुद्धि की क्रिया, बुद्धि में कुछ कर पा रहा है ना। बुद्धि को प्रभावित जो है अनुभव ज्ञान ही कर रहा है। हमने इस बात को इसमें रखा ही कि चित्त कभी बुद्धि को सिखा नहीं रहा है ना। 54 पेज में जो लास्ट लाइन है, कुलीनता के प्रति निष्ठा, कुलीनता का मतलब होता है अपनी जाति। हाँ मतलब वो